हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने 3 चैप्टर जो है हमारे इंडियन इको के वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उन 3 चैप्टर्स में आपने पढ़ लिया था बिफोर इंडिपेंडेंस व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द एग्रीकल्चर, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया। तो ये सारी चीज़ें जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या पोजीशन थी एग्रीकल्चर की, उस एग्रीकल्चर की पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्कीम्स जो हैं वो लेकर के आई है, उसमें किस तरह से इम्प्रूवमेंट किया है। तो स्टूडेंट अब जो 4th चैप्टर है हमारा जो कि है स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ फ्रॉम 1947 टू 1990, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ के बाद में इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस किए हैं, किस तरह से इंडस्ट्रीज की ग्रोथ जो है वो इंडिया के अंदर हुई है बिटवीन 1947 टू 1990 के बीच में। तो वो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं ओवरऑल सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो चीज़ें। तो सबसे पहली बात आती है हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री इन इंडियन इकोनॉमी, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। देन सेकेंड टॉपिक जो है हमारा वो है हमारा फैक्टर्स नेसेसिटिंग द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट और पब्लिक सेक्टर्स इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर गवर्नमेंट का क्या रोल था, पब्लिक सेक्टर का जो है क्या रोल था, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन जो है वो कंपलसरी था। देन नेक्स्ट हमारा है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, डिक्लेरेशंस ऑन द लीडिंग रोल ऑफ द स्टेट। यही कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर क्या क्या रिजोल्यूशंस, क्या क्या चेंजेस जो हैं वो किए थे, विच इज वॉज मेड इन 1956। एंड द लास्ट टॉपिक विच विल बी डिस्कस इन दिस वीडियो द डेवलपमेंट ऑफ द एसएसआई, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज रखी थी, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स टू बी प्रमोटेड द गोल ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी। तो ये मेन जो है हमारे 4 टॉपिक्स जो हैं जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर। द फर्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। तो देखिए स्टूडेंट, मुझे ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्रीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है। आप सभी लोग ये जानते हैं कि इंडस्ट्री जो है वो एक मतलब मेन हम कह सकते हैं सेंटर है किसी भी कंट्री, केवल नॉट फॉर द इंडिया बट ऑल द कंट्रीज। उन सारी कंट्रीज़ के अंदर इंडस्ट्री जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर द ग्रोथ और इंक्रीज इन द जीडीपी। तो उसी तरह से इंडिया के अंदर भी इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है या इंडस्ट्री जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल इज प्लेड बाय द इंडस्ट्री इन द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो हम देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस है इंडस्ट्रीज की इंडियन इकोनॉमी के अंदर। तो पहला टॉपिक जो है हमारा, या पहला अगर हम पॉइंट बोलें तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा एपिक सेंटर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसा कि मैंने कहा ना कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो टोटली डिपेंड करती है इंडस्ट्रीज पर। नो डाउट हम जानते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है इंडस्ट्रीज को। लेकिन इंडस्ट्रीज जो हैं वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर से जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन इतना नहीं होता है, या उस प्रोडक्शन को सेल करने से हमें इतनी इनकम जनरेट नहीं होती है। लेकिन इंडस्ट्रीज जो हैं वो इनकम का भी बहुत बड़ा सोर्स है। दूसरा, इंडस्ट्रीज जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करवाती हैं। तो इसी कारण से हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज जो हैं वो इंडियन इकोनॉमी के अंदर या इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल या एक सेंटर रोल जो है वो प्ले करती है। तो देखते हैं हम इसके अंदर क्या दिया हुआ है हमारे को। इंडस्ट्री सर्व एज अ एपिक सेंटर्स ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, नोट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स केयरफुली। मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं जिसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि इंडियन इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। द फर्स्ट पॉइंट इज अ जीडीपी राइजेज देयर इज एन स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस इन द इकोनॉमी। हम जानते हैं कि जीडीपी जो इंक्रीज होती है हमारी, उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो इंडस्ट्री प्ले करती है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री जो है वो एक एपिक सेंटर की तरफ वर्क करती है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, इंडस्ट्री स्टार्ट्स रिप्लेसिंग द एग्रीकल्चर एज द इंजन ऑफ ग्रोथ। जैसा कि मैंने कहा कि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो भी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता जा रहा है कि एग्रीकल्चर का जो रोल है वो रोल कम होता जा रहा है।
और इंडस्ट्रीज़ का जो रोल है इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर वो इंक्रीज होता जा रहा है डे बाय डे, क्योंकि हम जानते हैं रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से या इंक्रीज इन द पॉपुलेशन की वजह से हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो लैंड कम होती जा रही है और वहाँ पर सारी सोसाइटीज़ जो हैं वो डेवलप हो चुकी हैं। तो इस वजह से एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कम होता जा रहा है। तो इसलिए अगर इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो उसमें इंडस्ट्रीज जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तभी जा कर के इकोनॉमिक ग्रोथ जो है या जीडीपी ग्रोथ रेट जो है हम उसको इंक्रीज कर पाएंगे। तो इसीलिए कहा है इंडस्ट्री स्टार्ट रिप्लेसिंग द एग्रीकल्चर एज द इंजन ऑफ ग्रोथ। दिस इज बिकॉज अनलाइकली द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स विच आर कंज्यूमर्स वुड लाइक टू बी कंज्यूम एज देयर इनकम राइजेस। जैसा जैसा हम कह रहे हैं कि भी बिफोर इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें या इंडिपेंडेंस से कुछ ईयर्स बाद की हम अगर बात करें तो उस समय जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम थी या जो टोटल इनकम थी, नेशनल इनकम थी, बहुत कम थी। लोगों की पर्टिकुलर इनकम जो थी वो भी बहुत कम थी, पर कैपिटा इनकम जिसको हम कहते हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि वो प्रोडक्ट बहुत कम परचेज करते थे, यानी मार्केट के अंदर डिमांड जो थी वो बहुत कम थी। लेकिन जैसे जैसे लोगों की इनकम इंक्रीज़ हुई वैसे वैसे उनकी डिमांड जो है वो भी इंक्रीज़ हुई और डिमांड में डाइवर्सिफिकेशन भी आया। जिस टाइप के प्रोडक्ट्स की डिमांड पहले नहीं हुआ करती थी उन प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो भी मार्केट के अंदर क्रिएट हुई है। फॉर एग्जांपल, आपने पहले कभी सोचा था क्या कि हम पानी के लिए भी प्यूरीफायर का यूज़ करेंगे या एयर के लिए भी एयर प्यूरीफायर जो हैं वो अवेलेबल होंगे? लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती जा रही है वैसे वैसे इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केट के अंदर डिमांड जो है वो क्रिएट हो रही है या इंक्रीज़ हो रही है। तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज द राइज इन डिमांड फॉर द एग्रीकल्चर गुड्स कॉन्सिक्वेंटली अपॉन अ राइज इन इनकम एज वेल एज is always very modest because agriculture goods like the rice and wheat are the necessities of the life and have low income elasticity of demand। तो दूसरी बात, थर्ड चीज जो है वो क्या बोल रही है इन्होंने कि जैसे जैसे एग्रीकल्चर फील्ड की जो गुड्स हैं उनकी डिमांड इंक्रीज हुई है उसके साथ साथ ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो हैं उन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो भी डे बाय डे इंक्रीज होती गई है। लेकिन होता क्या है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी डिमांड एक कांस्टेंट रह सकती है, क्योंकि हम खाना खाएंगे, वीट यूज़ करेंगे, राइस यूज़ करेंगे तो हम उतना ही यूज़ करते हैं जितना हमें खाने में चाहिए। लेकिन अदर टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होता है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे उनकी डिमांड जो है वो भी क्रिएट होती रहती है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, पहले हम लोग कभी वाटर प्यूरीफायर यूज़ नहीं करते थे, नॉर्मल पानी ही पीते थे। लेकिन जैसे जैसे मार्केट के अंदर ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने लगे वैसे वैसे हमारी डिमांड जो है वो भी चेंज होती गई। अब हम प्यूरीफायर्स भी एयर प्यूरीफायर्स का भी यूज़ करते हैं। हम ऐसी वॉचेस का यूज़ करने लग गए हैं जो हमारी पल्स रेट को बताती है, आपने पर डे में कितना वॉकिंग किया है, कितने कदम आप चले हैं, ये चीज़ भी बताने लग गई। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ में नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वैसे वैसे हमारी डिमांड जो है उसका पैटर्न भी थोड़ा चेंज होता जा रहा है। तो इस वजह से ही इंडस्ट्री जो है उसकी वजह से ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रही है। एक लास्ट पॉइंट और है जिसके थ्रू भी हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री जो है वो एपिक सेंटर है। दस द इंडस्ट्री रिप्लेस द एग्रीकल्चर एज एन एपिक सेंटर ऑफ द ग्रोथ। जैसा कि पहले कहा जाता था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो टोटली डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पर, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री ने एग्रीकल्चर को रिप्लेस कर दिया है फ्रॉम अ एपिक सेंटर ऑफ द इकोनॉमी। तो अब कौन हो गया है एपिक सेंटर? मेन पॉइंट क्या हो गया है? इंडस्ट्री हो गया है इंडियन ग्रोथ का। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज का, सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप लोग सभी जानते हैं कि इंडस्ट्रीज जो हैं इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है लोगों को प्रोवाइड करवाती है। यानी इंडस्ट्रीज़ के अंदर बड़े लेवल पर सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इंडस्ट्री जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीज करने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट में भी एक बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करती है। जैसा कि हमारे को दिया हुआ है, देखिए इसमें, इंडस्ट्री इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दिस बिकम्स द significant when agriculture is already overburdened and the labor force is rising rapidly। आप सभी को पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है।
लेकिन अवेलेबल लैंड जो है एग्रीकल्चर के लिए वो है हमारे पास में लिमिटेड। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो अवेलेबल लैंड है एग्रीकल्चर के लिए उस पर बर्डन जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है डे बाय डे। लोग काम पर लगे हुए हैं, कहने का मतलब एग्रीकल्चर में जहाँ 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है वहाँ 2 से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। तो कहने को तो वो काम पर लगे हुए हैं, एम्प्लॉयड हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो टोटल प्रोडक्शन के अंदर उनका किसी भी टाइप का कोई कंट्रीब्यूशन जो है वो नहीं है, जिसको हम डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं कि बंदा काम पर तो लगा हुआ है, एम्प्लॉयड तो है, लेकिन कंट्रीब्यूशन उसका किसी भी टाइप का कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इंडस्ट्रीज जो है, जो ओवरबर्डन एग्रीकल्चर सेक्टर है, वहाँ से लोगों को हटा करके और इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का वर्क जो है वो कर रही है। तो इससे क्या हो गया कि एग्रीकल्चर पर जो बर्डन था वो बर्डन भी कम हो गया और लोगों का इनकम जो था इनकम भी इंक्रीज हुआ है, साथ ही साथ उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो भी चेंज हो गया है। तो इनफैक्ट with the rise in the agriculture productivity, the farming sectors has released a large supply of the labor forces. It can be gainfully employed only in the occupations outside the agriculture. Industry plays an important role in this context. तो एग्रीकल्चर सेक्टर से जो लोग हटे हैं वो सारे लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर से हट करके दूसरे फैक्टर्स के अंदर जा रहे हैं। तो उसके लिए इंडस्ट्री जो है उनके लिए एक बेस्ट सोर्स है, बेस्ट ऑप्शन कह सकते हैं, जिसमें वो लोग जा करके और एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट, सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट इम्पोर्टेंट का, सोर्सेज ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग। जैसा कि आप सभी को पता है, बिफोर इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस के बाद में भी कुछ ईयर्स तक या अभी भी अगर हम कहें तो रूरल एरियाज़ के अंदर जो एग्रीकल्चर हो रही वो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज़ पर है, यानी वही हल से खेतों को जोतते हैं। आज भी वो वैसे ही पुराने सीड्स वगैरह का यूज़ करते हैं। प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है वो उनके पास में अवेलेबल नहीं है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर आज भी ट्रेडिशनल सिस्टम से चल रहा है, लेकिन इंडस्ट्रीज़ के आने के बाद में अब एग्रीकल्चर जो है वो भी पूरी तरह से मैकेनाइज्ड हो गया है। यानी एग्रीकल्चर के अंदर भी वेरियस टाइप की मशीनरीज जो हैं वो यूज़ में आने लग गई है, लाइक ट्रैक्टर, थ्रेसर्स, हार्वेस्टिंग मशीन्स। और आजकल तो इतनी टाइप की मशीन्स आ गई है कि किसान को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सारा काम मशीनों से हो रहा है। चाहे वो फसल को काटने से रिलेटेड हो, उसकी सफाई से रिलेटेड हो, कुछ भी वर्क हो, सारा वर्क जो है वो मशीनरीज के थ्रू हो रहा है। तो इससे क्या है, प्रोडक्टिविटी जो है वो भी इंक्रीज हुई है, साथ ही साथ जो पहले वर्क करने में टाइम लगता था उस टाइम में भी कमी आई है। तो इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है फार्मिंग सेक्टर को एक मैकेनाइज्ड बनाने में भी, या उसको एक फुल्ली इक्विप्ड बनाने में भी हेल्प कर रही है। तो जैसा कि दे रखा है, इंडस्ट्री plays a crucial role in the mechanizations of the farming. Use of the machineries like the tractor, threshers, harvesters in farming has become a possible only owing to the growth and development of the industry. जैसा कि मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें कब कैसे पॉसिबल हुई है, केवल इंडस्ट्री के ग्रोथ की वजह से। Mechanization has causes an exponential rise in the farm productivity. जैसा मैंने पहले ही बोल दिया कि इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हुई है। इट इज़ ओइंग टू द मैकेनाइजेशंस इन फार्मिंग दैट इंडिया हैज़ सक्सीड इन द प्रोड्यूसिंग द इनफ फूड फॉर द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो जैसा कि फूड ग्रेन्स की अगर हम बात करें तो फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में जो ये इंक्रीज आया है वो इंक्रीज जो है वो केवल और केवल इंडस्ट्रीज़ की वजह से आया है ना। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज़ का। अब आते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट पर, इम्पार्ट्स डायनेमिज्म टू द ग्रोथ प्रोसेस। डायनेमिज्म टू द ग्रोथ प्रोसेस का मतलब ये होता है कि मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिली है इंडस्ट्रीज़ की वजह से। पर्टिकुलर पहले क्या होता था, एक ही सेक्टर के अंदर हम ग्रोथ कर रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ग्रोथ हो रही थी, लेकिन इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के बाद में या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बाद में हमें एक मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ जो है वो हमारे को देखने को मिली है। जैसा कि इसमें दे रखा है, इंडस्ट्री इम्पार्ट्स द डायनेमिज्म टू द ग्रोथ प्रोसेस। दिस फैक्ट इज सपोर्टेड विद दिस ऑब्जर्वेशन। इन पॉइंट से आपको पता लग जाएगा किस तरह से एक रोल प्ले कर रहा है इंडस्ट्री। इन द एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्री, ग्रोथ प्रोसेस वुड हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड टू द प्रोडक्शंस ऑफ द फूड फॉर द सर्वाइवल्स। जैसा कि आपको पता है और आपने पहले जो चैप्टर्स पढ़े हैं एग्रीकल्चर वाले उसमें आपने पढ़ा था कि पहले क्या होता था, जो फार्मर्स जो प्रोडक्शन करते थे
वो प्रोडक्शन मोस्टली उनके पर्सनल यूज़ के लिए या उनके पर्सनल सर्वाइवल के लिए ही होता था। कमर्शियलाइजेशन जो है वो एग्रीकल्चर का नहीं हुआ था, यानी जितना वो प्रोड्यूस सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिस जो वर्ड आपने पढ़ा था पहले, सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब प्रोडक्शन जो हो रहा था वो केवल और केवल फार्मर्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए या अपनी फैमिली के यूज़ के लिए ही कर रहे थे। उसका लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो रहा था जिसको वो सेल कर करके कुछ अर्निंग भी कर सकें। लेकिन इंडस्ट्रीज़ के आने के बाद में ये जो इंक्रीज़ हुआ है इसके अंदर, मतलब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से उनके पर्सनल यूज़ के बाद में भी उनके पास में कुछ सरप्लस बच जाता है, जिस सरप्लस को वो मार्केट में सेल कर करके अपनी इनकम जो है उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये केवल और केवल इंडस्ट्रीज़ की वजह से हुआ है। सेकेंड पॉइंट हमारे को दे रखा है, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ एडेड न्यू डायमेंशंस टू द ह्यूमन लाइफ, इट हैज़ जनरेटेड अ वेव ऑफ द कंज्यूमरिज्म, यानी एंडलेस कंजम्पशंस ऑफ द वाइड वैरायटीज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ये मैं एग्जांपल पहले ही ले चुका हूँ आपके सामने कि पहले क्या था, हमारा कंजम्पशन पैटर्न जो था वो कुछ अलग टाइप का था। हम लिमिटेड गुड्स एंड सर्विसेज का यूज़ करते थे जो डेली रूटीन में हमारे को ज़रूरत होती थी। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में हमारा कंजम्पशन पैटर्न जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। हम बहुत सारी ऐसी आइटम्स या गैजेट्स कहें या और भी गुड्स एंड सर्विसेज कहें जो हम यूज़ करने लगे हैं, जो हम पहले या तो उनके बारे में जानते ही नहीं थे या कभी सुना ही नहीं था हमने उनके बारे में। वो सारी चीज़ें जो हैं या वो सारे आइटम्स जो हैं, गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनका भी यूज़ हम करने लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है किसकी वजह से पॉसिबल हुई है? इंडस्ट्रीज़ की वजह से। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट, इम्पार्ट डायनेमिज्म टू द ग्रोथ प्रोसेस। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, फिफ्थ पॉइंट, ग्रोथ ऑफ द सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब ये होता है कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो चेंज हो चुका है। पहले लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड उस टाइप का नहीं हुआ करता था क्योंकि उस समय लोगों की इनकम जो थी वो भी लिमिटेड थी, मार्केट के अंदर जो वैरायटीज़ ऑफ गुड्स अवेलेबल थे वो भी लिमिटेड थे। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हुआ है, लिविंग स्टैंडर्ड में इंक्रीज़ हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द इनकम। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो उसकी वजह से लोगों की इनकम इंक्रीज़ हुई है, और जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन इनकम देयर living standard also increases and their consumption pattern also increases। तो इसकी वजह से एक civilized सोसाइटीज़ जो है वो अब हमारे को देखने को मिलती हैं। तो देखिए इसमें दे रखा है क्लियरली, द अर्बनाइजेशन इन द वेक ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ लेड टू द ग्रोथ ऑफ द सिविलाइजेशन। अर्बनाइजेशन हो गया, पहले लोग क्या करते थे, गाँव में रहते थे, वैसे ही वो मिट्टी के मकान हुआ करते थे, कोई प्रॉपर फैसिलिटीज़ जो थी वो अवेलेबल नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, रोड्स, ब्रिज, ये सारी चीज़ फैसिलिटीज़ जो है अवेलेबल नहीं थी। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं उनको अवेलेबल होने लग गई। फिर नेक्स्ट देखा है जैसे इसी के अंदर, पीपल बिकम्स द कॉन्शियस ऑफ देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, दे वर्क हार्ड टू अचीव हायर लेवल्स ऑफ द एजुकेशन एंड स्किल्स। ये भी चेंजेस आए हैं। जैसे पहले के टाइम पर लोग एजुकेशन पर इतना फोकस नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, लोगों की इनकम इंक्रीज़ हो रही है, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड उनका चेंज हो रहा है, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो भी चेंज हो गई है। अब लोग थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, जिम ज्वाइन कर लिया है, इस टाइप के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिससे वो लॉन्ग टाइम पीरियड तक जी सकें, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिनसे वो एकदम हेल्दी वेल्दी एंड वाइज उस टाइप से वो रह सकें। तो इस टाइप का उनका प्रोडक्शन मतलब कंजम्पशन पैटर्न जो है वो भी उनका चेंज हो गया है। अब लोग एजुकेशन पर बहुत खर्च करते हैं, स्किल्स डेवलपमेंट पर बहुत खर्च करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यही चीज़ जो है उनको आगे लाइफ में सक्सेस बनाएगी। फिर और चेंजेस क्या हुए हैं, द कल्चरली डाइवर्स्ड सोसाइटीज़ आर गेटिंग क्लोजर टू ईच अदर, द वर्ल्ड इकोनॉमी आर मर्जिंग इनटू अ ग्लोबल इकोनॉमी। तो पहले क्या था कि बहुत सारी कंट्रीज जो है आपस में कॉन्टेक्ट में नहीं आती थी, लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन या हम कहें आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, मेनली द रोल इज प्लेड बाय द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के बाद में क्या है, वेरियस कंट्रीज़ के जो कल्चर हैं वो कल्चर्स में भी एक हम कह सकते हैं कि एक कल्चर जो है हम दूसरे कंट्रीज़ के कल्चर को अडोप्ट करने लगे हैं, या दूसरी कंट्रीज़ वाले भी हमारे कल्चर को अडोप्ट करने लगे हैं। तो ये जो कल्चरल चेंजेस आए हैं, कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन आया है, वो भी इंडस्ट्रीज़ की वजह से ही आया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट, सिक्स पॉइंट हमारा, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ।
नेक्स्ट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है वैसे वैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ जो है वो भी इंडिया के अंदर बहुत बड़े लेवल पर हुई है। इंडस्ट्री टेंड्स टू spread the across different parts of the country, and as it spreads there is an expansion of the infrastructural facilities, commonly used facilities by the industrial enterprises such as the means of transport and communication, banking and insurance, power or energy services like that। तो स्टूडेंट जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है वैसे वैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ जो है उनके अंदर भी इंक्रीज़ हुआ है। जैसे मैंने ऊपर वाले पॉइंट में भी बताया था आपको कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ और भी अदर टाइप की फैसिलिटीज़ लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, फिनेंस, मार्केटिंग एंड अदर टाइप फैसिलिटीज़ जो हैं वो धीरे धीरे डेवलप्ड होने लगी है, क्योंकि इंडस्ट्रीज से जो प्रोडक्शन हो रहा है उन प्रोडक्शन को वन प्लेस से अदर प्लेस पर ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की ज़रूरत है। मार्केट में अगर गेन लेना है तो हमें कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है। उसी तरह से प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए हमें पावर जनरेशन या पावर की रिक्वायरमेंट रहती है। अब हमारे प्रोडक्ट को सिक्योर करना है तो हमें इंश्योरेंस फंड की रिक्वायरमेंट बहुत होती है, कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए हमें बैंकिंग फैसिलिटीज़ जो है इन सब फैसिलिटीज़ की भी रिक्वायरमेंट बढ़ी है हमारी। तो हम कहें कि ये जो अदर सेक्टर्स हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसका डेवलपमेंट जो हुआ है वो इंडस्ट्रीज़ की वजह से ही हुआ है। अब नेक्स्ट 7th पॉइंट है हमारा, इंडस्ट्रियलाइजेशन अ साइनक्योनॉन ऑफ ग्रोथ। मतलब ये कह सकते हैं हम ग्रोथ का दूसरा नाम जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है। जैसा कि हम इतने सारे ऊपर पॉइंट पढ़े हैं, हर पॉइंट में हमें यही चीज़ देखने को मिल रही है कि इंडस्ट्रीज़ की वजह से ही, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो या और भी अदर सेक्टर्स हों, उन सारे सेक्टर्स का डेवलपमेंट जो हुआ है, उन सारे सेक्टर्स में ग्रोथ जो हुई है वो इंडस्ट्रीज़ की वजह से ही हुई है। तो इसीलिए कहा गया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो ग्रोथ का ही दूसरा नाम है, जैसा कि इस लास्ट पॉइंट के अंदर बताया गया है। क्या दे रखा है, ग्रोथ प्रोसेस एंड द इंडस्ट्रियलाइजेशंस आर सो इंटीमेटली रिलेटेड टू ईच अदर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ऑफन टेकन एज अ साइनक्योनॉन ऑफ ग्रोथ। मतलब ग्रोथ का ही दूसरा नाम की तरह इसको लिया जाता है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है दोनों एक ही हैं। फिर इम्प्लाइंग दैट द ग्रोथ अकर्स एंड व्हेन द इंडस्ट्रियलाइजेशन स्प्रेड्स, इट इज़ अ फैक्ट दैट द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज टुडेज आर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। कि जितनी भी वर्ल्ड के अंदर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो सारी डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो केवल और केवल इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही, नो डाउट मैं ये नहीं कहता कि केवल इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही कोई कंट्री ग्रोथ करती है। दूसरे जो अदर सेक्टर्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो या और भी कोई सेक्टर हो, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेक्टर है, फिनेंस है, मार्केटिंग है, इन सारी वजह से भी कंट्री ग्रोथ करती है। लेकिन इन अदर सेक्टर्स की ग्रोथ जो है वो भी इंडस्ट्री पर डिपेंड करती है। तो एक इंडस्ट्री जो है एक वो मेजर रोल प्ले करता है। इसीलिए ग्रोथ को इंडस्ट्रियलाइजेशन का दूसरा नाम या इंडस्ट्रियलाइजेशन को ग्रोथ का दूसरा नाम जो है वो दिया गया है। In fact, the industrialization has emerged as an inevitable route to the process of growth। मतलब वही ग्रोथ का जो एक रूट हम कह सकते हैं, जैसा मैं बात पहले ही बोलता आ रहा हूँ कि एक सोर्स है इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ के लिए, तो ये चीज़ जो है कही गई है। तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से आपको ये 7 पॉइंट से समझ में आ गया होगा कि किसी भी कंट्री की ग्रोथ के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो है वो या इंडस्ट्रीज़ का जो है वो क्या रोल है, किस तरह से एक इम्पोर्टेंट रोल जो है इंडस्ट्री प्ले करती है इन द ग्रोथ ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज इन द इंडियन इकोनॉमी। तो स्टूडेंट ये फर्स्ट टॉपिक हो गया हमारा। अब सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम अपने अगले वीडियो में। द सेकेंड टॉपिक इज फैक्टर्स नेसेसिटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट और पब्लिक सेक्टर इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो मेरे ख्याल से आपको ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।